ये व्यक्ति ऐसा डलफरवा था, ये आज तक नहीं जाना था, हाथी देखा ही नहीं था। ये हाथी देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि क्या है ये, कौन सा जीव है, कौन मानव है। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी क्षेत्र और सीमा को मौजूद करने के लिए विवाह किया था, बहुत तेज आदमी था। इसमें क्या को सही हुआ, याद रखिएगा, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ और ये भी गलत हुआ। इसमें सही हुआ केवल एक और। डेली 30 क्वेश्चन का सीरीज करेंगे और यही आपके लिए बेस्ट संभावित प्रश्न है। याद रखिएगा, लगभग 100 प्रश्न आपके पास एंशिएंट इंडिया का आएगा और यहाँ से प्राचीन भारत से आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है फंसने के चांसेस रहेंगे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा है, अभी सारपचितकम लिखा है, अभी बिंदुम लिखा। याद रखिएगा, इसको परम सौगात का उपाधि दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 200 करोड़ बार क्वेश्चन पूछा गया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि प्रकाश, डिस्कवरी एकेडमी के यूट्यूब परिवार में आप लोगों का हार्दिक वंदन है, स्वागत है और क्रांतिकारी इस्तकबाल है। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मैं पूर्व में सूचना दे चुका था कि बिहार 7वां चरण शिक्षक बहाली के लिए क्वेश्चन सीरीज का पैनल लाया जाएगा, जिसमें संभावित प्रश्न होंगे इतिहास के, भूगोल के, बिहार स्पेशल का, अर्थशास्त्र का और पॉलिटी का एंड साइंस का। तो इस तरह से इसी कड़ी में हम लोगों ने यह प्रश्न को लाने का प्रक्रिया शुरू कर दिया है। और याद रहे, ये जितने भी प्रश्न हैं इसका कलेक्शन SCERT और NCERT के आधार पर किया गया है। इसका अध्ययन आप करें। और हाँ, अगर इसका PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम लिंक से जुड़िए, टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कीजिए, वहां जाइए, इसका PDF वहां पर मिल जाएगा। क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस होंगे ताकि आपको जब आप देखें, वीडियो को देखें और वहां से आपको हल करने में आसानी हो, व्याख्या को लिखने में आसानी हो। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज के वीडियो को। प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पाई नगर में जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। जूता हुआ खेत का ऑप्शन देखिएगा। ए इसका रियल उत्तर होगा ए कालीबंगा। धौलावीरा क्यों नहीं होगा, पहले देख लीजिए कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा है कहाँ, याद रखिएगा, कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है। ये कहाँ है, ये राजस्थान में। इसका खोज कब हुआ था, 1954 में खोज हुआ था। फिर देखिएगा कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, और इसका खोज कब हुआ था, 1954 में। फिर देखिएगा इसे खोज कौन कहते हैं। इसके खोज से अमलानंद घोष जुड़े हुए हैं, बीवी थापर जुड़े हुए हैं एंड बीवी लाल जुड़े हुए हैं। आंसर में क्या मारना है, तो अमलानंद घोष को मारना है। ये हुआ कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा से और भी बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिले हैं, याद रखेंगे। यहाँ से भूकंप के प्रमाण मिले हैं, यहाँ से कालीबंगा से आपको भूकंप के भी प्रमाण मिले हैं। भूकंप मैं लिख दे रहा हूँ, भूकंप के प्रमाण मिले। यहाँ से अग्नि वेदिका का साक्ष्य मिला है, हवन कुंड जिसे हम लोग हवन कुंड बोलते हैं, वो भी यहाँ कालीबंगा से साक्ष्य मिला है। इसीलिए, और सबसे एक सवाल बहुत कॉमन सा है, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। अब ये देखिएगा, ये 3 ऑप्शन और बच रहे हैं। धौलावीरा कहाँ है भैया, धौलावीरा गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। और यहाँ पर एक बहुत बड़े पत्थर पर 10 लिपि लिखे गए। तो याद रखिएगा, धौलावीरा का खोज कौन किया है, 1967 है ना। डॉक्टर RS बिष्ट महोदय ने इसका खोज किया है। मोहनजोदड़ो खोज कब हुआ है, 1922 में हुआ है। कौन किए हैं, राखाल दास बनर्जी किए हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ है भैया, मोहनजोदड़ो सिंध प्रदेश में। मेरा एक ट्रिक याद रखिएगा, जिस नाम के लास्ट में दरो लगाओ, जिस नाम के लास्ट में दरो, देखिएगा यहाँ मोहन है, यहाँ जोदड़ो दरो, तो जिस नाम के लास्ट में दरो लगा वो सिंध प्रदेश में होगा। जैसे मोहनजोदड़ो सिंध प्रदेश, चन्हू सिंध प्रदेश, जरूर दरो सिंध प्रदेश। इसके अलावा आप बोलेंगे क्या सभी स्थलों में है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो के अलावा सिंध प्रदेश में स्थल जो है उसमें कौन कौन से स्थल हैं, मोहनजोदड़ो हैं, चन्हू हैं, जरूर दरो हैं, आमड़ी हैं एंड कोटडीजी हैं। नेक्स्ट देखेंगे लोथल। लोथल कहाँ है भैया, लोथल है गुजरात में। कहाँ है लोथल, गुजरात में। इसका खोज कौन किया, याद रखिए, ऐसा खोज जो है SR राव ने किया है 1954 में। श्री रंगनाथ राव ने किया है 1954 में। ये दोनों स्थल कहाँ से हैं, गुजरात से है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब जो है लोथल क्यों प्रसिद्ध रहा है हड़प्पा सभ्यता में, याद रखेंगे, लोथल से बंदरगाह, डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है, कोस्टल एरिया का साक्ष्य मिला है। चलिएगा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देख लीजिए दोस्तों, तो इसी तरह का व्याख्या मिलेगा बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन देखेंगे, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और ईसाई धर्म। इसका उत्तर होगा, जैसे त्रिरत्न की बात हो तो हम लोग आंख मूंद के इसका उत्तर मारेंगे जैन धर्म। याद रखिएगा,
त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में 67 बीपीएससी हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था त्रिरत्न वाला, तो वहाँ पर बौद्ध धर्म बहुत लोग मार के आए थे, वहाँ पर बौद्ध धर्म नहीं होगा, इसका उत्तर होगा जैन धर्म। याद रखिएगा बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर यह दूसरे स्तर से, याद रखिएगा इसमें जैन धर्म है और यहाँ पर ये दूसरे स्तर से। हिंदू धर्म का इसमें बात ही नहीं है, हिंदू धर्म इसका होगा नहीं, और ईसाई धर्म भी इसका होगा नहीं, ई भी उत्तर उसका होगा नहीं। इसका उत्तर हमेशा क्या होगा? जैन धर्म से होगा इसका उत्तर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से इसमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति का कश्मीर में आयोजन किया था? याद रखिएगा सबसे पहले कौन राजा किया था, तो इसका उत्तर होगा कनिष्क। अब हम लोग ध्यान देखेंगे सब की बात में। याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था, तो याद रखेंगे यह 1 AD में हुआ था, प्रथम शताब्दी में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति, और राजा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगति जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, और तीसरा बौद्ध संगति राजा अशोक के शासनकाल में हुआ था, और चतुर्थ बौद्ध संगति किसे काल में हुआ था? राजा कनिष्क के समय। कालाशोक के समय में कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। और अजातशत्रु के समय में कहाँ हुआ था? राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। और अशोक के समय में कहाँ हुआ था बौद्ध संगति? पाटलिपुत्र में हुआ था। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग याद रखेंगे। अब देखिएगा थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप यहाँ पर गलती ना करें। देखिएगा वो क्या है, प्रश्न पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगति राजा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कब हुआ था? तो 1 AD में हुआ था। दूसरा सवाल पूछेगा कि प्रथम, ये है चतुर्थ बौद्ध संगति, फिर पूछेगा प्रथम बौद्ध संगति किसे काल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। फिर प्रश्न पूछेगा दूसरा बौद्ध संगति किस शासनकाल में हुआ था? दूसरा बौद्ध संगति जो है कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। फिर पूछेगा तीसरा बौद्ध संगति किस शासनकाल में हुआ था? तो याद रखेंगे तीसरा बौद्ध संगति जो है अशोक के काल में हुआ था। अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था। याद रखिएगा यह जो है राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। यह कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, और कालाशोक के समय में वैशाली में हुआ था। ये तो यहाँ से सवाल बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4, निम्न में से किस भारतीय दर्शन है, फिलॉसफी की बात कर रहा है, परमाणु सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। इसका उत्तर होगा वैशेषिक। इसका उत्तर क्या होगा? वैशेषिक होगा। अब हम लोग देख लेते हैं योग की दर्शन के जनक कौन है। तो याद रखिएगा योग दर्शन के जनक जो हैं पतंजलि महोदय हैं। कौन है? पतंजलि। याद रखिएगा पतंजलि ने महाभाष्य नामक किताब लिखा है। पतंजलि ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम क्या है? महाभाष्य है। याद रखिएगा यह किताब ये जो पुस्तक है किस विषय पर टिप्पणी लिखा गया है? तो याद रखिएगा पतंजलि ने जो ये किताब लिखी है, यह किताब जो है पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी पर टिप्पणी लिखा हुआ है। यह पुस्तक जो है, और यहाँ मैं कर देता हूँ, यह पुस्तक जो है पाणिनि जो है महापद्मनंद के शासनकाल में थे। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी, इन्होंने एक व्याकरण लिखा है, उसका नाम है अष्टाध्यायी। तो याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मित्रों। आप लोग के योग दर्शन के आचार्य कौन है? पतंजलि। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है महाभाष्य। महाभाष्य रियल में जो लिखी गई है ना, वो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर लिखा हुआ एक टिप्पणी है, एक भाष्य है, ये ध्यान रखिएगा। न्याय दर्शन के आचार्य कौन है? याद रखिएगा न्याय दर्शन के आचार्य गौतम है। कौन है? गौतम है। और गौतम ऋषि इसका पूरा नाम है, गौतम ऋषि हैं। इन्होंने ही न्याय का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा है जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। फिर देखिएगा सांख्य, और सांख्य दर्शन का आचार्य कौन है? इसके आचार्य है कपिल मुनि। कौन है इसके आचार्य? इसके आचार्य है कपिल मुनि। तो ये भी प्रश्न हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये हुए 4 नंबर प्रश्न, इसमें मैं सब कुछ बता चुका हूँ। टोटल चीज़ को ध्यान से देखिएगा, आप लोग राइट डाउन करने का भी प्रयास कीजिएगा। प्रथम मानव जीवाश्म, मानव का जीवाश्म का तात्पर्य मानव की उत्पत्ति, मानव का खोज का भारत के संदर्भ में पूछ रहा है। कहाँ पे मिला है? आंख मूंद के आना है, नर्मदा घाटी में उतर मारना है। 1982 में किया गया था ये खोज, यह भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। गंगा और यमुना घाटी में मेरा वीडियो देखिएगा, मैं डिस्कशन में बताया हूँ कि जब प्रागैतिहासिक काल हुआ था, तो प्रागैतिहासिक काल में मानव जो है शुरू में जो है पहाड़ी हिस्से में ही रह रहा था, उत्तर पश्चिम वाले हिस्से में ही रह रहा था,
और यह यमुना और गंगा के बेल्ट में था ही नहीं, तो इसलिए तो ये उत्तर होना ही नहीं है, ये उत्तर होना ही नहीं है। और ताप्ती नदी का तो खैर कोई कंसेप्ट ही नहीं बन रहा है। तो इसीलिए भारत में मानव जाति का, मानव जीवाश्म का, मानव के खोज सर्वप्रथम कहाँ से मिलेंगे? नर्मदा नदी घाटी से। कब भैया? 1982 ईस्वी में, 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? कहने का मतलब है भारत में सबसे पहले किस वंश का उदय हुआ? कहने का मतलब है सर्वप्रथम भारत में, यहाँ पर क्वेश्चन को है क्वेश्चन इजी, क्वेश्चन को कठिन करने के लिए लाइन लिख दिया गया है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना कौन किया? इसीलिए इसको ध्यान में रखेंगे और इसका बहुत सीधा सा उत्तर है, याद रखिएगा, साम्राज्य लिखा हो प्रश्न में, राजनीति लिखा हो प्रश्न में, ये सब ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। 600 BC से इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। 600 BC से इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। और इतिहास कब बनता है? जब पुरातात्विक साक्ष्य हो, जब साहित्यिक साक्ष्य हो, जब देशी और विदेशी विद्वानों का वर्णन हो, तब जाकर वो क्या बन जाता है? इतिहास बन जाता है। और याद रहे दोस्तों कि जैसे ही इतिहास बनेगा तो वहाँ राजनीति का जन्म होगा, जाति का जन्म होगा, धर्म का उदय होगा, लोगों में बंटवारा होगा, ये तमाम सारी चीज़ें होंगी। इसीलिए पूछा गया है भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? मैंने भी बताया कि यहाँ से राजनीति का उदय होगा। और राजनीति का उदय कौन करेगा? राजनीति का साम्राज्य में कौन उदय करेगा? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि एक बहुत बड़े साम्राज्यवादी शासक थे। कौन थे ये? बहुत बड़े साम्राज्यवादी शासक थे। याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश का स्थापना लगभग 322 BC में किया गया था भैया। कब से किया गया था? 322 BC में। कब किया गया था? 322 BC में। और यह लगभग 132 या 33 वर्ष, अब इस पर कोई मत बोलिएगा सर ये गलत है, मैं एक डाटा दिया हूँ, BC में है, कुछ आगे पीछे हो सकता है। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है, यानी मौर्य वंश जो है, लगभग 132 वर्ष तक भारत में शासन किया था। यही है हमारा उत्तर कि भारत में पहला, और ये इसी के वंश का है। कनिष्क जो है कनिष्क जो है वो वहाँ पर है मौर्योत्तर काल में, ये है मौर्य काल में। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त बोलती है तो यहाँ का है ही नहीं, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ये याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है बुद्ध की प्राचीनतम शैली। बुद्ध की प्राचीनतम शैली किस शैली? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा, सबसे प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो ये ध्यान में रखिएगा हम लोग, इसका उत्तर होगा गांधार शैली। गांधार शैली में जो बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां मिली हैं वो बैठी हुई हैं। अब आते हैं हम लोग मथुरा शैली। मथुरा शैली में बुद्ध की जितनी भी प्रतिमा मिलेगी वो खड़ी प्रतिमा मिलेंगी और आभा मंडल का ज़्यादा विस्तार क्या हुआ मिलेगा। मौर्य शैली का विकास अशोक के स्तंभ से मिलता है। मौर्य शैली का विकास कहाँ से मिलेगा? राजा अशोक के अभिलेखों से मिलता है। गुप्त शैली का विकास कब होगा? गुप्त शैली का विकास 319 ईस्वी में होगा। 319 ईस्वी में होगा। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। मैं फिर से बोल देता हूँ, बुद्ध की प्राचीनतम शैली किस प्रतिमा से मिला है, किस शैली में मिला है? तो गांधार शैली। और गांधार शैली में बुद्ध की मूर्ति बैठी हुई है, सबसे प्राचीनतम है और ऐसे पद्म मुद्रा में इसको कहते हैं। मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्ति खड़ी है और एक विशेष सभा मंडल है। नेक्स्ट मौर्य शैली का विकास अशोक के अभिलेखों से मिलता है। नेक्स्ट गुप्त शैली, और गुप्त शैली का विकास 319 ईस्वी में मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किस अभिलेख में कलिंग के विजय का वर्णन मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग के विजय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। कलिंग विजय, सबसे पहले याद रखिए कलिंग कहाँ है? कलिंग भैया उड़ीसा में है। कहाँ है कलिंग? कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है। अब देखेंगे हम लोग कलिंग विजय का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? ए मास्की अभिलेख, गलत उत्तर है। रुद्रदामन का अभिलेख, गलत उत्तर है। जूनागढ़ का अभिलेख, गलत उत्तर है। हाथी गुम्फा का अभिलेख, गलत उत्तर है। अब आप लोग को उत्तर पता चल गया होगा ना, उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ई। तो भैया इसका रियल उत्तर क्या है? तो याद रखिएगा अशोक का बृहत शिलालेख 13वां, अशोक का 13वां बृहत शिलालेख में, याद रखिएगा अशोक का 13वां बृहत शिलालेख, 13वां बृहत शिलालेख, अशोक का 13वां बृहत शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये। अब है मास्की का अभिलेख किससे जुड़ा हुआ है? अब इसके बारे में बताता हूँ स्पेशल।
ये तो हो गया इसका रियल उत्तर, इसका उत्तर होगा ये। और इससे संबंधित बातें मैं बता दिया हूँ कि अशोक के अभिलेख में, किस अभिलेख में कलिंग अभियान की जानकारी मिलती है, तो 13वां बृहत शिलालेख, भूलिएगा नहीं, 13वां बृहत शिलालेख। अब सवाल उठता है मास के अभिलेख क्या है, रुद्रदामन का अभिलेख क्या है, जूनागढ़ का अभिलेख क्या है। 2 सेकंड दीजिएगा, देखिए आपको याद होगा कैसे। तो देखिए ऐसे, पहले इसको हटाइए, अब दिखाते हैं इसका कमाल। देखिए यहाँ पर अब मास के अभिलेख मौर्य काल से संबंधित है और राजा अशोक से संबंधित है। मास के अभिलेख किससे संबंधित है, मौर्य काल से, और कौन लिखवाए थे, राजा अशोक लिखवाए थे। ये ऐसे 3 अभिलेख हैं। मास्की है, मास्की के बाद गुर्जरा है, नेतुर है, नेतुर तो संयुक्त है, नेतुर है, और उड़े गोलम है भैया, उड़े गोलम। बोर्ड देखिएगा, एक प्रश्न पूछता है किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो भैया वो है मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उड़े गोलम। ये 4 अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलेगा। तो मास्की अभिलेख के बारे में बता दिया कि ये किस काल का है, मौर्य काल का है, किस राजा का है, तो अशोक के नाम के बारे में इसमें वर्णन दिया हुआ है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उड़े गोलम, उड़े गोलम, ध्यान से सुन लीजिएगा, मेरे उच्चारण स्पष्ट शायद है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उड़े गोलम, ये 4 अभिलेख ऐसे हैं जहां पर अशोक का नाम क्या मिलेगा, अशोक मिलेगा। अशोक मास के अभिलेख किसका है, मास के अभिलेख जो है मौर्य काल का है और राजा अशोक से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे रुद्रदामन का अभिलेख। रुद्रदामन का अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख दोनों सेम है। रुद्रदामन एक राजा थे, शक वंश के राजा थे, याद रखिए किस वंश के राजा थे, ये शक वंश के राजा थे। शक ये हमारे यहाँ मौर्योत्तर काल में आक्रमण करने के लिए आए थे। किस काल में आए थे आक्रमण, ये विदेशी थे, हमारे यहाँ आक्रमण किए थे। और जूनागढ़ में एक अभिलेख खुद आए थे। जूनागढ़ कहाँ भैया, गुजरात में भैया, तो याद रखिएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ये मौर्योत्तर काल का जुड़ा हुआ अभिलेख है, ये ध्यान रखेंगे। और रुद्रदामन कौन था, एक आदमी था, एक राजा था, जो किस वंश का था, शक वंश का था, याद रखिएगा। अब है अंतिम डी, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख राजा खारवेल से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा किससे जुड़ा हुआ है भैया, राजा खारवेल से जुड़ा हुआ है ये। और राजा खारवेल जो है कहाँ था, उड़ीसा में था। और यहीं पर हमला किया था कौन, महापद्मनंद, इस पर हमला किया था। और इसी अभिलेख से जानकारी मिलती है कि महापद्मनंद जो है खारवेल पर आक्रमण किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था। तो यही है हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने सब कुछ बता चुका हूँ, अब आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। अशोक को प्रश्न कहने का मतलब है अशोक का जो अभिलेख है, शिलालेख है, उसमें अशोक को क्या कहा गया है, तो याद रखिएगा उसमें प्रियदर्शी कहा गया है। प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है, रियल में प्रियदर्शी नहीं है, रियल में है प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। रियल में क्या है, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। अपने अभिलेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी के नाम से। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है देवताओं के समान सुंदर। इसका अर्थ होता है देवताओं के समान, देवताओं के समान सुंदर। इसका अर्थ होता है देवताओं के समान सुंदर, अर्थात जो देवताओं को प्रिय है। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI एकदम जबरदस्त, ये मक्खन क्वेश्चन है, मक्खन। याद रखिए अपने अभिलेखों में, शिलालेखों में, शिलालेख मतलब होता है पत्थर का अभिलेख जिस पर अशोक ने खुदवाया था। अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, तो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। और यह इसका अर्थ क्या होता है, देवताओं के समान सुंदर या देवताओं का प्रिय, या देवताओं का समान सुंदर या देवताओं का प्रिय, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसी को प्रियदर्शी या प्रियदर्शी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। गुप्त काल का पूछ रहा है चिकित्सक कौन था, किस काल का पूछ रहा है भैया, गुप्त काल का पूछ रहा है कौन था चिकित्सक। याद रखिएगा इसमें ये चिकित्सक नहीं है, शूद्रक इसमें लेखक हैं, शूद्रक इसमें लेखक हैं। और शौनक एक ऋषि हैं, शौनक एक ऋषि हैं। सुश्रुत चिकित्सक हैं, सुश्रुत जो है डॉक्टर है, ये एक चिकित्सक हैं, ये एक चिकित्सक हैं। लेकिन सवाल पूछा है भैया, देखिए क्या गुप्त काल में औषधि के डॉक्टर कौन थे, गुप्त काल में औषधि के डॉक्टर कौन थे। तो ध्यान में रखिएगा इसमें से कोई नहीं होगा, इसका उत्तर होगा ई। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा धन्वंतरी। याद हो गया, रखिएगा इसका उत्तर क्या होगा,
गुप्त काल में कौन थे इसका? धन्वंतरी। कौन थे? धन्वंतरी इसके, और चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। सुश्रुत भी चिकित्सक रहे थे, लेकिन इस काल के नहीं थे, ये याद रखिएगा, ये इससे पहले के कालखंड में थे। नेक्स्ट हम लोग ध्यान रखेंगे या, और सौमिल्य का यहाँ से कोई तादाद में रिश्ता नहीं है। शूद्रक लेखक है। शूद्रक जो है एक किताब लिखे हैं, उस किताब का नाम क्या है? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम है लेखक का नाम। क्या नाम है? मृच्छकटिकम। और शौनक ऋषि थे। तो ये क्लियर हो गया। गुप्त काल में औषधि के कार्य के लिए कौन जाते हैं, जाने आते हैं? तो इसका उत्तर होगा ई। रियल में होना क्या चाहिए था? धन्वंतरी। याद रखिए, कौन होना चाहिए था? धन्वंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि जो है दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, और ब्राह्मी लिपि जो है लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। लेफ्ट टू राइट। और खरोष्ठी लिपि जो है राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। ब्राह्मी लिपि जो है, ब्राह्मी लिपि कैसे लिखा जाता है? लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। ब्राह्मी लिपि कैसे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट। और नंदा नागरी इससे संबंधित नहीं है, और शारदा नागरी इससे संबंधित, शारदा इससे संबंधित नहीं है। तो निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि जो है बाएं से दाहिनी ओर लिखी जाती है? तो याद रखेंगे हम लोग, दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती है। दाहिने से पूछा है, बाईं ओर पूछा है, इसका उत्तर हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। और अगर पूछता बाएं से दाहिनी ओर क्या होगा, तब उत्तर क्या होता? तब इसका उत्तर होता ब्राह्मी लिपि। अभी हम लोग किस लिपि में लिखते हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारत के व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका उत्तर होगा ताम्रलिप्ति। याद रखिएगा, 2023 यूपीएससी जून में संडे को पेपर हुआ था और प्रश्न पूछा गया था। उस प्रश्न में देखिएगा, प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा बंदरगाह जो है मुजरिस है, तोंडी है, कौन सा बंदरगाह इसमें से क्या है? तो याद रखिए, मुजरिस से सब पूछा गया, वो बंदरगाह का नाम है। तो यहाँ पर है कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारत के व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रश्न बहुत मर्तबा पूछा भी गया है, और पूछने की शैली अलग अलग होती है। तो याद रखिएगा, ताम्रलिप्ति जो है यह बंदरगाह था जहाँ से उत्तर भारत में व्यापार होता था। ये कहाँ का बंदरगाह था? तो याद रखिएगा, ये पूर्वी भारत में था। ये कहाँ था? बंगाल की खाड़ी में था। कहाँ पर? पूर्व भारत में, पूर्वी तट पर था ये। बरौच कहाँ था? ये गुजरात में था बंदरगाह। ये कैम्बे भी इधर ही था। कल्याणम महाराष्ट्र में था। ये ध्यान में हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसका उत्तर लेकिन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? सही कथन को बोल रहा है, और इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर में कौन सा कथन पूछा है। और हमारे पास कथन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और इसके बाद कूट दिया हुआ है कि उनमें से कौन सा सही होगा। पहला है, हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में किया गया था। ये कथन सही है। दूसरा है, वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। ये भी कथन सही है। तीसरा है, हड़प्पा जो है व्यास नदी के किनारे था। ये भैया व्यास नहीं होगा, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे था। तो ये कथन क्या हो गया भैया मेरे? ये गलत हो गया। हड़प्पा का उत्खनन करता R.D. बनर्जी थे। भैया ये भी गलत हो गया ना, R.D. बनर्जी नहीं थे। इसके जो उत्खनन करता है हड़प्पा के कौन हैं? इसके उत्खनन करता है दयाराम साहनी हैं। याद रखिएगा, 1921 ईस्वी में किया गया है। छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है? नहीं, हड़प्पा से नहीं मिला है, ये दाइमाबाद से मिला है। यह भी याद रखेंगे हम लोग। तो इसमें क्या वो सही हुआ? याद रखिएगा, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, और ये भी गलत हुआ। इसमें सही हुआ केवल 1 और 2। इसमें चुनिए 1 और 2 कहाँ है, इसीलिए उसका उत्तर क्या होगा? ए होगा। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कौन सी नदी सप्त सैंधव प्रदेश में है? याद रखिएगा, सप्त सैंधव प्रदेश का चर्चा रियल में पहले कहाँ है? तो याद रखिएगा, इसके इतिहास के बारे में बताता हूँ। सप्त सैंधव प्रदेश ऋग्वेद में उल्लिखित है। और इसमें कौन नदी के बारे में पूछा है? नहीं है। तो याद रखिएगा, इसमें साबरमती नदी जो है नहीं होगा। इसमें कौन नदी नहीं होगा? साबरमती। तो इसमें कौन कौन होगा? इसमें झेलम है, चिनाब है, रावी है। लेकिन पूछा है क्या? नहीं पूछा है। तो नहीं, साबरमती नहीं होगा। साबरमती कहाँ था भैया? गुजरात में। इसके अलावा और कौन नदियाँ थी? इसके अलावा था अफगानिस्तान की 3 नदियाँ, कुंभा,
कोमल और क्रुमु, ये 3 नदियां थी। ये सब याद रखेंगे हम लोग। और ये सप्त सैंधव प्रदेश का चर्चा कहाँ है? ऋग्वेद में है। यह हड़प्पा सभ्यता से भी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को दान में क्या दिया था? बख्शिश लिखा हुआ है, बख्शिश। कभी कभी यहाँ लिख देता है दान। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को क्या दान में दिया था? 500 युद्धक हाथी। ये व्यक्ति ऐसा ढलफरवा था, ये आज तक नहीं जाना था, हाथी देखा ही नहीं था। ये हाथी देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि क्या है ये, कौन सा जीव है, कौन मानव है, ये कौन जानवर है। तो इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है शादी के बाद इसको जो है गिफ्ट में 500 हाथी दिया था। शादी भी किया था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी क्षेत्र और सीमा को मजबूत करने के लिए विवाह किया था। बहुत तेज आदमी था ये, याद रखिएगा। इसका उत्तर होगा ये। तो इसीलिए ये अश्व तो ये सही होगा, और ये क्या होगा? घोड़ा वाला गलत होगा, गाय वाला गलत होगा, 2000 बैल गलत होगा, ये भी गलत होगा। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सिर्फ और सिर्फ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जोड़ा पूछ रहा है, कौन सा जोड़ा? यहाँ पर चूंकि मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा यहाँ डैश होना चाहिए था, यहाँ डैश नहीं दिया हुआ है। चलिए, ये दंडी, यहाँ लेखक का नाम है, ये लेखक के नाम है। इधर से ये देखिए, जैसे तैसे ये लोग मिला दिया है नहीं? तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, समझिएगा। यहाँ पर हम कर देते हैं, आपको बढ़िया से समझा देते हैं। यहाँ पर जो है हम रेड पेन से कर देते हैं। ये है ऐसे ऐसे है, ये ऐसे ऐसे है, आर्यभट्टयम भास। अब हम करते हैं आप लोगों को, देखिएगा इस तरह से आगे आप लोगों को नहीं मिलेगा, समझ में आ जाएगा। दंडी, ये एक विद्वान का नाम है, दंडिन। पूछ रहा है क्या इनके सामने जो किताब का नाम लिखा हुआ है वो सही है? यस, ये बिल्कुल सही है। दंडी जो है 10 कुमार चरित्र लिखे हैं, ये कथन सही है। क्वेश्चन देखिएगा, पूछा क्या गया है? नहीं पूछ रहा है कि कौन सा युग्म गलत है, यानी लेखक भी हो और उसका पुस्तक भी हो, ये पूछा गया है ना। तो पहला कथन, पहला जो पुस्तक और लेखक है वो सही है। दूसरा है विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है, यह भी सही है ना। और तीसरा है आर्यभट्ट। भैया आर्यभट्ट ने बृहद संहिता नहीं लिखा है, ये गलत है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा है, अभी सार पंचितकम लिखा है, अभी बिंदुम लिखा है। ये 3 बहुत किताब है। और बृहद संहिता कौन लिखा है? याद रखिएगा, बृहद संहिता को वराह मिहिर लिखते हैं। कौन लिखते हैं? वराह मिहिर लिखते हैं, वराह मिहिर लिखेंगे। अब भास की पुस्तक का नाम है स्वप्न वासव दत्ता, ये भी सही है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सिर्फ सी। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? याद रखेंगे, इसका उत्तर होगा सिर्फ सी, ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा पंचतंत्र पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है पंचतंत्र में कौन सी कथा सबसे प्रचलित है? तो लोमड़ी की, चालाक लोमड़ी की कथा सबसे प्रचलित है। तो क्या इसका कहीं प्रमाण मिला है? हाँ भैया, इसका प्रमाण मिला है, लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। और कहाँ से मिला है? इसका प्रमाण जो है चन्हू दरों से मिला है। कहाँ से मिला है? चन्हू दरों से मिला है। दोस्तों ये याद रखिएगा, ये हड़प्पा काल के स्थल हैं। एक गुजरात का है, एक सिंध प्रदेश का है। लोथल से भी साथ मिला है पंचतंत्र की कथा का एक चालाक लोमड़ी का, और चनूदरों से भी मिला है। तो ये हम बताने के लिए मैं बताया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विग्रह राज चतुर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राजा है ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले क्या निर्माण कराया था? याद रखिएगा, विग्रह राज चतुर्थ जो है एक मंदिर बनाया, स्कूल बनाया था। क्या बनाया था? एक स्कूल बनाया था, याद रखिएगा, स्कूल। इसी स्कूल के जगह पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसी स्कूल के जगह पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। इसी स्कूल को तुड़वा दिया था, है ना, 1192 ईस्वी में। याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में कुतुब मीनार का नींव डाला था और इसको तुड़वा दिया था, स्कूल को तुड़वा करके। बाद में कुतुब मीनार के निर्माण का पूरा कार्य कौन किया था? कुतुब मीनार का पूरा निर्माण कार्य था इल्तुतमिश किया था। कौन किया था? इल्तुतमिश किया था। याद रखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य का पूरा जो है इल्तुतमिश किया था। कौन किया था? इल्तुतमिश किया था।
कुतुब मीनार का पूरा निर्माण कार्य कौन किया था? इल्तुतमिश किया था, इल्तुतमिश किया था। और ये कब किए थे? 1213 ईस्वी में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण काम को करवाया था। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कुतुब मीनार के पहले वहां पर क्या बना हुआ था? तो याद रखेंगे वहां पर स्कूल बना हुआ था। यह स्कूल किसने बनाया था? तो विग्रह राज चतुर्थी ने बनवाया था। इसको कौन तुड़वाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। और वहां पर क्या बनवाए? तो याद रखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? एक मस्जिद था। और इसी मस्जिद के प्रांगण में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में एक कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और इल्तुतमिश इसको पूरा करवाया था 1213 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पर कथन दिया हुआ है 1 2 3 4 5। इस 5 कथन में से हम लोगों को सही कथन बोल रहा है चुनने के लिए कौन सा सही है। पहला कथन है कलहन का ग्रंथ राजतरंगिणी संस्कृत में है। यह कथन सही है। कलहन एक लेखक है और इसी की पुस्तक है राजतरंगिणी। याद रखिएगा यह कथन सही है। इन बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। यह भी कथन सही है। अब्दुल हामिद लाहौरी को पादशाह नामा शाहजहां के साथ, बिल्कुल सही कथन है ये भी। अमीर खुसरो सितार का आविष्कारक था। यह भी सही है। 5वां क्या है? हमीदा बानो बेगम हुमायूं नामा लिखा था। ये गलत है भैया। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम लिखा था। याद रखिएगा हुमायूं नामा कौन लिखता है? गुलबदन बेगम। कौन लिखेगा? गुलबदन बेगम। कौन लिखेगा? गुलबदन बेगम। अब सही कौन कौन सा है? 1 2 3 4। इसमें ढूंढिए कहां पर है? 1 2 3 4। उत्तर क्या होगा? बी होगा। याद रखिएगा इस तरह के भी सवाल बनते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 19। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? इसका उत्तर होगा सारनाथ। याद रखिएगा गौतम बुद्ध जो थे, भगवान गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे कहां दिए थे? सारनाथ में। इससे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सारनाथ में कहां दिए थे? तो याद रखिएगा सारनाथ में ऋषि पत्तन नामक स्थान में दिए थे। वहां पर एक ऋषि पत्तन नामक स्थान में दिए थे। ये याद रखेंगे। अब जो है यह याद रखेंगे भगवान गौतम बुद्ध जो अपना प्रथम उपदेश दिए वह किस नाम से प्रचलित हुआ? याद रखेंगे उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो ये उत्तर हम लोग को ध्यान रखना है, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ से। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत में पशुपालन एवं कृषि। देखिए 2 शब्द लिखा हुआ है, पशुपालन भी है और कृषि भी है। इनका साक्ष्य कहां से मिला है? अंजीरा नहीं होगा, दम सदात नहीं होगा, किली गुल मोहब्बत नहीं हो, मोहम्मद नहीं होगा। इसका उत्तर होगा मेहरगढ़। इसका उत्तर कहां होगा? मेहरगढ़। प्रश्न पूछेगा मेहरगढ़ किस काल का स्थल है? याद रखिएगा भैया ये नवपाषाण काल का स्थल है। मेहरगढ़ किस काल का स्थल है? नवपाषाण काल का। पूछेगा मेहरगढ़ में किस कृषि फसल का साथ सर्वाधिक मिला है? तो याद रखिएगा यहां से गेहूं की खेती का प्रमाण अधिक मिला है। कौन से फसल का? गेहूं का। प्रश्न पूछेगा मेहरगढ़ को किस नाम से जानते हैं? मेहरगढ़ को रोटी के टोकरियों के नाम से भी जानते हैं। इसको रोटी के टोकरियों के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे का प्रश्न हम लोग देखेंगे। आगे का प्रश्न देखेंगे, इनमें से किसने सर्वप्रथम, निम्नलिखित में से दिए गए सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा को प्रचलित किया था? पुष्यमित्र शुंग नहीं किया है, मिनांडर नहीं किया है, विमा कटफिशस, इसका पूरा नाम है विम कटफिशस। याद रखिएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी नहीं होगा। इसका उत्तर होगा क्या? सी होगा। इसका सोने के सिक्के से इनका कोई रिलेशन है ही नहीं भैया, इसीलिए इसका उत्तर होगा बिम कटफिशस। बिम कटफिशस कनिष्क के पिता थे, कनिष्क के पिता बिम कट, और सर्वाधिक मुद्रा में चलाने वाला यही थे बीमा कटफिशस। याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी लोग बिहार शिक्षक को देखेंगे SCERT और NCERT के आधार पर है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ढूंढ कर निकाला गया है। याद रखिएगा इसका उत्तर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम है आर्यभट्टयम है, बिंदुसारिकाम है। ये सब तमाम पुस्तकें उनके महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, स्वर्ण भूमि का वह राजा। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत भैया इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा।
स्वर्ण भूमि का क्वेश्चन नंबर 23, वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसने उसके नालंदा में क्या स्थापना किया था भैया? बौद्ध विहार का। तो इसको खर्चा होगा ना, रख रखाव है, तो अपने दूत देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था। कौन किया था? याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा बालपुत्र देव। कौन होगा इसका उत्तर? बालपुत्र देव। याद रखिएगा, किससे मांगा गया था? देवपाल से। याद रखिएगा, इसको परम सौगात का उपाधि दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 200 करोड़ बार क्वेश्चन पूछा गया है। देवपाल को कौन सी उपाधि था? तो याद रखिएगा, परम सौगात की उपाधि इनको था। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। और बाकी धर्मेंद्रन जो है ये इससे नहीं है, संग्राम धनंजय नहीं है, चूड़ामणि वर्मन इससे संबंधित नहीं है, बिल्कुल इससे ताल्लुकात है ही नहीं, तो क्या इसका झूठ में व्याख्या किया जाए? इसीलिए यह ध्यान में हम लोग रखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। पेरिप्लस ऑफ द एथियन से किसने लिखा है? याद रखिएगा, इसके लेखक कोई नहीं है, अज्ञात है। ये इसके लेखक कोई नहीं है। पेरिप्लस ऑफ द एथियन से मार्ग और व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्योत्तर काल की पुस्तक है, मौर्योत्तर काल की पुस्तक है, मार्ग और व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है, यह ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। देखिए, एक शब्द लिख दिया है, सबसे महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण नहीं, सब जितने महत्वपूर्ण है उसमें सबसे अधिक लगा दिया है। तो इसका होगा पक्के ईंट से बना इमारत। यह भी विशेषता है, पूजा स्थल विशेषता है, कला भी विशेषता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है भैया? पक्की ईंट। यहाँ पर जो ईंट था ना, ईंट, इस ईंट का अनुपात क्या था? याद रखिएगा, इस ईंट का अनुपात था 4:2:1। इस अनुपात का आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा, अभी जो हम लोग घर में ईंट का इस्तेमाल करते हैं वो यही ईंट है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बड़े बड़े स्नानागार, महान भवन, सभा स्थल, कक्ष, तमाम बड़े बड़े चीज मिले। पक्की नालियां, ईंट, पक्की चौकी, चौड़ी सड़कें, ये तमाम चीज हड़प्पा सभ्यता की बहुत बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 26वां नंबर हम लोग देखेंगे। ये मेगा सीरीज दूत था किसका? यानी पूछ रहा है किसका दूत था? याद रखिएगा, सेल्यूकस का। वही सेल्यूकस जो चंद्रगुप्त, जिसको चंद्रगुप्त को 500 हाथी चंद्रगुप्त को दिया था। अब बात करते हैं मेगा सीरीज किसके दरबार में आया था? तो याद रखिएगा, ये तो दूत किसका था? इसका था, सेल्यूकस का था। अब याद रखिए, ये कहाँ गया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया था। ये वहां पर गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यह वहां पर क्या बताया है? यह एक किताब लिखा है। इसी किताब का नाम क्या है? इसकी किताब का नाम है इंडिका। इसी किताब का नाम क्या है भैया? इंडिका। और इंडिका में इन्होंने क्या बताया है? पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बताया है। इन्होंने बताया है मेगास्थनीज अपने इंडिका में कि पाटलिपुत्र में 7 समाज कितने भागों में विभाजित था? 7 भागों में विभाजित था। 7 भागों में पाटलिपुत्र का समाज विभाजित था। तो सेल्यूकस का दूत था, याद रखेंगे हम लोग। 7वां क्वेश्चन, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? इसका उत्तर होगा आर्थिक संबंध से नहीं होगा। इसका उत्तर होगा बी, शासन कला के सिद्धांत से। भैया फंसिएगा नहीं, यहाँ लिखा हुआ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, पैसे से नहीं है। नाम अर्थशास्त्र है, विषय राजनीतिक सिद्धांत पर रखा हुआ है, इसीलिए राजा को शासन करने के सिद्धांत के अभ्यास के बारे में इसमें लिखा हुआ है। इसलिए विदेश नीति नहीं होगा, धन संचय नहीं होगा, ई नहीं होगा। इसका उत्तर क्या होगा? बी। अब है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? अधिकरण पूछेगा, इसमें कितने अधिकरण हैं यानी अध्याय हैं? तो याद रखिएगा, इसमें 15 अधिकरण हैं। इसमें कितने अधिकरण हैं? 15 अधिकरण हैं। फिर पूछेगा अर्थशास्त्र के विषय वस्तु के संदर्भ में जब अर्थशास्त्र लिखा गया था तो इसमें राजा के कौन से सिद्धांत का वर्णन किया था? याद रखिएगा, राजा के लिए इन्होंने साप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है। कौन सिद्धांत? साप्तांग सिद्धांत। अर्थात राजा अपना राजपथ 7 सिद्धांत पर चलाएगा। राजा अपना राजपथ कितने सिद्धांत पर? 7 सिद्धांत पर चलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 28वां। त्रिपिटक किसकी पुस्तक है? यानी किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक पूछा है भैया मेरे। इसका उत्तर ए, जैन नहीं होगा, बी, हिंदू नहीं होगा, सी, पारसी नहीं होगा, बी, बौद्ध बिल्कुल होगा। त्रिपिटक में 3 ग्रंथ हैं भैया। पहला पुस्तक का नाम है सूत पीटक। पहले पुस्तक का नाम क्या है? सूत पीटक। दूसरे पुस्तक का नाम क्या है? विनय पीटक। दूसरे पुस्तक का नाम क्या है? विनय पीटक। तीसरे पुस्तक का नाम क्या है? अभिधम्म पीटक। अभिधम्म पीटक।
सबका लेखक जान लीजिए। सूत पिटक के लेखक का नाम क्या है? सूत पिटक के लेखक का नाम है आनंद। सूत पिटक के लेखक का नाम कौन है? आनंद। विनय पिटक का नाम क्या है? उपाली। और अभिधम पिटक का नाम क्या है? मोगलीपुत्र तिस्य। मोगलीपुत्र तिस्य। ये क्वेश्चन नंबर 28 था। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? याद रखिएगा, यह अशोक का धम्म कौन दिया था? अशोक खुद दिया था। ये इसका मूल उद्देश्य क्या है? राजा के प्रति वफादारी, गलत है। शांति एवं अहिंसा, गलत है। बड़ों का सम्मान, नहीं होगा। धार्मिक सहनशीलता, गलत है। ई इसका उत्तर होगा। तो भैया होगा क्या इसका उत्तर रियल में? अशोक का धम्म था कि सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, उसके अच्छे चीजों के अच्छे भाव को शामिल करने की बात कही गई थी। इसीलिए अशोक का धम्म जो है, अशोक का धम्म किसने दिया था? अशोक का धम्म खुद अशोक ने दिया था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन है। याद रहे दोस्तों, हम लोग जो है डेली 30 क्वेश्चन का सीरीज करेंगे और यही आपके लिए बेस्ट संभावित प्रश्न है। याद रखिएगा, लगभग 100 प्रश्न आपके पास एंशिएंट इंडिया का आएगा और यहां से प्राचीन भारत से आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है फंसने के चांसेस रहेंगे। मौर्य समाज का 7 वर्ग, मौर्य समाज का 7 वर्ग विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। कौन किया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में? नहीं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र नहीं किया है। याद रखिएगा, ये कौन करेगा? ये मेगास्थनीज करेगा। कौन करेगा? मेगास्थनीज की पुस्तक करेगा। कौटिल्य नहीं करता है। कौटिल्य साप्तांग सिद्धांत का वर्णन करता है। अशोक के शिलालेख की संख्या 13 है, पुराण की संख्या 108 है, ये अलग अलग है। तो 7 वर्ग का वर्णन कौन करेगा? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में है। 7 क्या क्या था? याद रखेंगे, 7 में सबसे पहला जो था कृषक था, यानी किसान। किसान के बाद क्या था? सैनिक। सैनिक के बाद क्या था? योद्धा। योद्धा के बाद क्या था? मंत्री। मंत्री के बाद क्या था? शिकारी। ये तमाम जो है सेक्शन है, ये इसी से हैं। चलिए, आज का सेशन हम लोग का समाप्त हुआ। दोस्तों, इसी तरह आप लोग हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। हम बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन लाएंगे और इसी तरह जबरदस्त व्याख्या के साथ आएंगे जो आपके बिहार 7वां चरण परीक्षा को सफल बनाने में काफी सहायक सिद्ध होगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और खूब दबा के सब्सक्राइब करें। इसीलिए चलिए तो दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के सेगमेंट के अगले वीडियो में हम लोग कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब मन से पढ़ें और अपने जीवन में तमाम तरक्कियों की ऊंचाइयों को फतह करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।